आकाश जी बोल रहे हैं ना सर? जी जी बोल रहे हैं। जी सर, वकील साहब नमस्कार। मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर, पॉजिटिव इंडिया से। नमस्कार नमस्कार प्रिंस जी। सर, आज मनीष कश्यप मामले की कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी, उसी को लेकर सर लाखों लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस मामले में क्या हुआ। लाखों लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अटकी हुई थी। तो आप सर मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। आपको तो सारी बातों की जानकारी है सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आज उनका सुनवाई होने का डेट फिक्स था 10 तारीख को। पिछले जो डेट में फिक्स हुआ था जिसमें सुनवाई उन्होंने नहीं किया था उस तारीख को, और आज के दिन फिक्स किया गया था डेट को सुनने के लिए। जी जी। लेकिन जैसी जानकारी मुझे मिल रही है कि जो जस्टिस कृष्ण मुरारी जो थे जी वो उन्हीं के द्वारा सुनवाई करनी थी इस केस की। तो जी। वो लंच के बाद जो जो लंच ब्रेक होता है, जो जी। जहाँ पे सभी लोग लंच करने जाते हैं, उसके बाद जो जस्टिस कृष्ण मुरारी थी वो ये अपीयर नहीं हो पाए लंच के बाद, तो ये अवेलेबल नहीं हो पाए, जिसके कारण से इसको एडजर्न कर दिया गया कल के लिए। अब सर अब कल इसके कल इसकी सुनवाई अब कल होगी, 11 अप्रैल को। जी 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 जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि ये लंच टाइम तो सर सुनते हैं कि एसबीआई में, एसबीआई का बहुत सारा शिकायत है, स्टेट बैंक का, कि जब भी लोग जाते हैं कस्टमर तो कहा जाता है कि अभी लंच टाइम है, बाद में आइए। तो सर ये इतना गंभीर मामला है, और इतना गंभीर मामले की सुनवाई तो सर मतलब ये एक छोटे से कारण, अगर जज साहब की तबीयत खराब होती या दूसरा और कोई कारण होता तो समझ में आता है, लेकिन लंच टाइम के कारण सर ये जी हो जाना। जी जी, ये जो जैसी जानकारी मिल रही है अभी यही मिल रही है कि लंच ब्रेक हुआ उसके बाद जज साहब जी अवेलेबल नहीं हो पाए कोर्ट में, जिसके कारण एडजर्न कर दिया गया मामला। जो कि ये इस तरह से अगर देखें तो सुनवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि मनीष कश्यप को डिटेंशन जो किया गया है तमिलनाडु में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर था, किसी का डिटेंशन से रिलेटेड था, तो जाहिर सी बात है सुनवाई होनी चाहिए थी। खैर कल पे अभी इसको रखा गया है, अब देखिए कल इस मामले की सुनवाई होती है, अब क्या होता है कल। अब कल सुनवाई होती है इसमें। सर, आपने एडजर्न एक शब्द का उपयोग किया, ये एडजर्न होता क्या जी है जी। सर? देखिए एडजर्न मतलब आप कह सकते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, इसको कह सकते हैं। अगर कोई भी केस में, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, ये जी लोअर कोर्ट में भी हर जगह इस कोर्ट में इस नियम का प्रावधान दिया गया है। क्या है कि अगर किसी भी कारणवश कोई भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में और किसी भी कारणवश अगर उस प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचती है, जो वो ऐसा कारण है जो कि वो जेन्युइन है, कारण जी। जिसको कोर्ट समझती है कि एक जेन्युइन कारण हो, जिसके कारण से कोर्ट की प्रोसीडिंग अब आगे नहीं बढ़ सकती है, तब क्या करता है कि एक ब्रेक के रूप में इसको लाया गया है एडजर्न। एडजर्न कर दिया जाता है एक अगले डेट तक के लिए। अब फिर अगले डेट में कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहां पे वो उस पिछले डेट में कार्रवाई बंद की गई थी, तो यानी कि इसलिए ये एडजर्न इसी को कहता है। यानी कि रिज्यूम कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसा सुनने में आ रहा था कि चीफ जस्टिस खुद इस मामले की सुनवाई करने वाले हैं, और अभी आप बता रहे हैं कि जस्टिस कृष्ण मुरारी सुनवाई कर रहे थे, तो ये क्या मामला है सर? देखिए देखिए कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल होती है जी तो वो तो चीफ जस्टिस के यहाँ ही फाइल होती है। अब चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ रोलर कोस्टर। उनका अधिकार क्षेत्र है ये कि कौन से पिटीशन को, बेल को, किस केस को, अपील को, वो किसको, किस जज को रेफर करें वो सुनने के लिए। तो चीफ जस्टिस खुद ना सुन करके ये मामला, ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि कोई भी मामला अगर मेरे सामने चीफ जस्टिस के सामने आता है तो वो जी। खुद ना सुन करके वो किसी भी अन्य जज को रेफर कर देते हैं सुनने के लिए वो मामले को। तो उसी तरह जस्टिस कृष्ण मुरारी के यहाँ जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है अभी, जस्टिस कृष्ण मुरारी इस केस की सुनवाई करने वाले थे, अच्छा जो कि सर। अवेलेबल नहीं हो पाए लंच के बाद। अच्छा सर, एक सवाल है, और हो सकता है जी कि ये सवाल आपको बुरा लग जाए, लेकिन सर ये सवाल लोग जानना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब। दरअसल सवाल ये है सर जी कि कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप से राजनीति से प्रेरित होकर के काम पुलिसिया कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रही है। तो सर क्या राजनीति जी। का, राजनेताओं का दबाव कोर्ट पर भी चलता है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि राजनेता का दबाव सुप्रीम कोर्ट पे प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होता है। अब
ऐसा तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई दबाव हो। अगर दबाव रहता है, एक एग्जांपल मैं आपको हाल ही का दे देता हूं कि राहुल गांधी के सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, एक लोअर कोर्ट जो कि हाई कोर्ट भी नहीं है, उनसे भी निचली अदालत जो लोअर कोर्ट है, जी। वो उनको राहुल गांधी को कन्विक्ट कर देता है। अगर दबाव की बात रहती तो वहां भी दबाव देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई दबाव रहता है। अब अच्छा। अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहता है इसका तो कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं रहती है। नहीं सर, ये सवाल इसलिए मतलब उठ रहा है और लोगों के मन में उठेगा कि हो सकता है कि मनीष जी कश्यप को, जैसे कि कहा जा रहा है कि सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखना चाहती है, तो इसी वजह से जी एक के बाद एक मुकदमा लादा जा रहा है। तो लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि अभी जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, एक लंच, सिर्फ एक लंच ब्रेक के कारण इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दिया गया। तो ये जो टालने का जो एक नेचर मतलब समझ में आ रहा है, इसको लेकर के मैंने सर सवाल पूछा था कि कहीं। नहीं नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है कि लंच ब्रेक के बाद हो सकता है कोई जेन्युइन कारण से जो जज होंगे उनके साथ कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण से वो अवेलेबल नहीं हो पाए होंगे। ये आप एक पक्ष, एक ये भी लेके चलना होगा आपको कि हो सकता है कि जेन्युइन कुछ होगा उनको जिसके कारण से वो खुद को अवेलेबल नहीं कर सके होंगे कोर्ट में। या दूसरा पक्ष आप अगर निगेटिव ही सोचिएगा तो ऐसा है नहीं जनरली, क्योंकि सरकार चाहे कितनी भी केस लाद दे, किसी के ऊपर भी कितनी भी केस लाद दे, हमारे पास सैकड़ों ऐसे जजमेंट हैं, ऐसे केस लॉ हैं जिसमें पढ़ाया जाता है कि हम लोग को कि इतने इतने केस लादने के बावजूद भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन और कंसिडरेशन से बड़ा कुछ नहीं होता है, कोर्ट से उनको न्याय मिलता है। तो आपको पॉजिटिव इस चीज को लेकर चलिए कि मनीष कश्यप को भी न्याय मिलेगा वहां से और बहुत ही जल्द उनको राहत मिलेगी कोर्ट से। अच्छा सर, आप इस केस को शुरू से देख रहे हैं, आप इस केस की गंभीरता जी को भी और हर एक धारा जो भी लगाया गया है उससे पूरी तरीके से वाकिफ़ है। तो सर ये चीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल जो अब सुनवाई होगी उसमें आपको क्या लगता है कि सारे केसों को क्लब किया जाएगा, क्या एनए से हटाया जाएगा, और क्या सुप्रीम जी कोर्ट जी। एनए से अगली सुनवाई में हटा सकती है? देखिए देखिए, जहां तक मनीष कश्यप के जितने भी एफआईआर हुए हैं दर्ज मनीष कश्यप के ऊपर बिहार में और तमिलनाडु में, जी। तो बहुत सारे ऐसे केस में एग्जाम्पल मिलते हैं तब एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे एफआईआर दर्ज होते हैं अन्य अन्य जिलों में या अन्य स्टेट में, तो सारे एफआईआर को क्लब करने का ही प्रावधान है, जी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे केस में जजमेंट है ऐसा। अच्छा। उसके बाद रही बात एफआईआर तो एक जगह क्लब हो जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बेल सुनने का भी अधिकार है और एनएसए जो एक्ट लगा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अब कल जो तारीख पड़ी है, जी। अब यह नहीं मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कल के कल ही सारे चीजों में सुनवाई हो जाए। हो सकता है कि फिर से वो कुछ आगे प्रोसीड करे अगले डेट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पूरा डिस्क्रिप्शन है हर एक मामले पे सुनवाई करने का। सर हमने जो रिसर्च की है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि अगर 100 लोगों पर अगर एनएसए अगर लगाया गया है तो 73% जी मामलों में सरकार या प्रशासन आरोप सिद्ध नहीं कर जी पाई है और 73% मामले वापस ले लिए गए हैं। तो उसी को जी जी देख जी। करके क्या लग रहा है सर कि मतलब इसका क्या मतलब एक प्रोसीजर हो सकता है? लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि अगर एनएसए अगर हटेगा तो उसकी एक प्रक्रिया क्या होती है सर? देखिए, सबसे पहले तो देखिए राज्य सरकार के पास अपनी ताकत होती है एनएसए लगाने की और केंद्र सरकार के पास भी अपनी ताकत होती है एनएसए लगाने की, ये दोनों का अपना अपना क्षेत्राधिकार है। जी। अब रही बात उस स्टेट में मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। अब उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा सिचुएशन हो सकता है, उस स्टेट के गवर्नमेंट को ऐसा लगा हो या हो सकता है ये राजनीति से प्रेरित होकर के अगर उन लोगों ने लगाया भी होगा तो जो प्रावधान है एनएसए का उसी प्रावधान के अंतर्गत लगाया होगा। तो प्रावधान नंबर 2 जो कहता है कि राज्य सरकार अगर को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के आने से या उसके किसी कार्य करने से पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसा बन जाता है जिससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है, तब उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। अब ये एनएसए जब लगा दिया जाता है, अब इसके पीछे राजनीति से लगाई गई है या जेन्युइन बात है इस पे मैं टिप्पणी अभी नहीं कर सकता हूं। और कोर्ट के पास भी जब मामला जाता है तो कोर्ट भी इसी तरह से गंभीरता से इस मामले को देखते हैं कि क्या जो ग्राउंड जो लगाया गया है किसी के ऊपर एनएसए, क्या वो ग्राउंड पर्याप्त है या नहीं है।
क्या वो ग्राउंड में लग, क्या ऐसा ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं है जिसके ऊपर इनको एनएसए लगाया गया हो उस ग्राउंड के ऊपर। तो कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन होता है इस चीज को देखने का। अच्छा सर, ये चीज़ बताइए कि जैसे मनीष कश्यप के वकील अभी सुप्रीम कोर्ट में होंगे, उसी तरीके से बिहार सरकार ने भी अपना वकील खड़ा किया था विरोध में। जी जी तो जी जी। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर विरोध में अगर वकील अगर कर रहा है सरकार, तो आपको क्या लगता है कि जी एनएसए हटने में परेशानी नहीं होगी? देखिए देखिए देखिए, एनएसए का तो बात की बात है, एनएसए की तो बात की बात। पहले मनीष कश्यप जिस रिलीफ के लिए वहां पहुंचे हैं वो है क्लबिंग ऑफ एफआईआर। जितने भी एफआईआर हैं सबको क्लब किया जाए और हम मेरे ऊपर बेल पे सुनवाई की जाए। ठीक, जी अब उसी के बेल विरोध में बिहार सरकार ने अपने यहाँ से वकील वहां खड़ा किया था, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो कि कोई भी ये प्रक्रिया अपनाता है। हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट पार्टी भी हैं और अगर एक्यूज्ड बेल के लिए अप्लाई करता है किसी कोर्ट में, किसी केस में अगर वो अभियुक्त है जी और वो कोर्ट में बेल के लिए जाता है, तो ये इन्फॉर्मेंट जो कि उस घटना का सूचना देता है, जिसको इन्फॉर्मेंट कहते हैं, जी तो उसके पास भी अधिकार होता है अपने वकील को अपॉइंट करके उसके बेल को विरोध करने के लिए। जबकि प्राइवेट पार्टी के पास ऑलरेडी वहां गवर्नमेंट एडवोकेट मौजूद होते हैं, प्रोसिक्यूशन एडवोकेट प्रोसिक्यूशन के साइड से, जो जी कि उसके बिल का विरोध करते हैं, जिसको स्टेट कहते हैं। जी लेकिन प्राइवेट पार्टी फिर भी स्टेट पे भरोसा ना करके अपना प्राइवेट इंगेज लॉयर को इंगेज करते हैं वहां पे, जो कि उसका तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। और रही बात यहाँ पे, बिहार सरकार को भी लगा था कि हो सकता है कि मनीष कश्यप के वीडियो से अगर बिहार में भी दंगा फैलता है या दो स्टेट के बीच में रिलेशन खराब कर रहे हैं, जी तो बिहार सरकार अपना ये एडवोकेट को वहां पे बेल विरोध, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब भी बेल की सुनवाई करती है तो वो मेरिट पर सुनवाई करती है कि क्या ये बेल देने लायक है या नहीं। आप कितना भी विरोध करते रह जाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन या कोई भी कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ इसमें बेल देना चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन अप्लाई होता है तो वो कितना भी विरोध करें वो बेल देंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, हाँ ये हो सकता है कि बेल देने के समय कुछ कंडीशन इम्पोज किया जाए एक्यूज के ऊपर, तो वो अपना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो एक्यूज के ऊपर कंडीशन और इम्पोज किया जाएगा उसमें। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सरकार विरोध करने के लिए लगा दे तो बेल नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सर, अभी आपने जैसा कहा है अभी कुछ देर पहले जी कि मनीष कश्यप वहाँ पे गए हैं केस को क्लब कराने के लिए और बेल के लिए, रिलीफ के लिए। जी तो जी सॉरी सर, तो सर बेल अगर उनको मिल भी जाता है फिर भी तो एनएसए जी लगा हुआ है, तो उनको तो जेल में ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, एनएसए लगा रहता है तो जेल में ही रहना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है उस एनएसए पे जी कंसीडर करने के लिए, उस एनएसए के ग्राउंड को। और वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है डायरेक्शन दे दे कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी जो होती है, जो एनएसए एक्ट 1980 में है, इंडिपेंडेंट बॉडी का जो प्रावधान है, उसके सामने वहां जो भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसके साथ मनीष कश्यप वहां पे अपना पक्ष रख सकता है। और वो इंडिपेंडेंट बॉडी जो बनी हुई है उसका क्या राय रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो कि एक इम्पार्शियल बॉडी कह सकते हैं आप उसको। वो एक निष्पक्ष एजेंसी तो नहीं कहेंगे उसको, एक निष्पक्ष कमेटी होती है जो 3 मेंबर की होती है, जिसमें हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं या वैसे लोग हो सकते हैं जो कि रिटायर कर गए हों या तो जो काबिलियत रखते हैं वो हाई कोर्ट जज बनने की। तो इनकी कमेटी होती है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं कि उनके सामने डॉक्यूमेंट के साथ मनीष कश्यप अपना पक्ष रख सकते हैं एनएसए को लेकर, या उनके या सुप्रीम कोर्ट खुद भी कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को, एनएसए के ग्राउंड को। अच्छा सर, हमारा ये आखिरी सवाल है कि दरअसल मनीष कश्यप के एक मौसेरे भाई हैं जो कि अभी सारे मामले को देख रहे हैं, उनका कहना था कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु में जान का भी खतरा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उनके वकील अगर कोर्ट में ये दलील देते हैं तो एनएसए लगा होने के बावजूद क्या उनको तमिलनाडु से किसी दूसरे स्टेट के जेल में भेजा जा सकता है क्या, जब तक एनएसए लगा हुआ है? देखिए, अब ये तो जो आप बता रहे हैं कि जान का खतरा है मनीष कश्यप के ऊपर, तो ऐसा नहीं मैं समझ, क्योंकि वो कस्टडी में है अभी, एनएसए लग गया है तो वो पुलिस के कस्टडी में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के पुलिस अधिकारियों के पास है कि मनीष कश्यप को सुरक्षित रखा जाए। अब रही बात की जेल में ट्रांसफर करने की, तो ये तभी हो सकता है। देखिए,
इसमें प्रावधान रहता है एनएसए के अंतर्गत, तो पुलिस के डिटेंशन में, वहां की पुलिस के डिटेंशन में। जब तक कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं रहेगा कि मेरे जान को यहाँ खतरा है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ये चीज सुनेगी भी नहीं, सुनवाई से भी इनकार कर देगी इन सब चीजों पे। अच्छा जो चीज लगा हुआ है मनीष कश्यप के ऊपर, जिसमें कार्रवाई हो रही है, सिर्फ वो चीज सुनेगी सुप्रीम कोर्ट अभी। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ व्यक्तिगत सवाल है, ये एक आपसे वकील होने के नाते नहीं पूछ रहे हैं सर, लोगों का ये सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि बिहार सरकार उनको 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेल में रखना चाहती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि चुनाव में मनीष कश्यप से उनको खतरा है या वोट बैंक बिगड़ सकता है मनीष कश्यप के बाहर आने से? क्या आपको भी ऐसा तो लगता देखिए, है? ये तो पॉलिटिकल सवाल हो गया, तो मैं तो राजनीति से ताल्लुक रखता नहीं हूँ, लेकिन जहां तक कार्रवाई का जो रवैया अपनाया गया है सरकार के द्वारा, जी इससे कोई भी देखेगा तो एक संदेह जरूर झलकता है कि कुछ ना कुछ कहीं कुछ भावना, कुछ बदले की भावना से मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक एफआईआर, एक के बाद एक और पुराने मामलों में एफआईआर अब जाके किया जा रहा है। अगर मनीष कश्यप ने कुछ 2 साल पहले, 3 साल पहले किया गया था, तो वो एफआईआर उस समय भी होना चाहिए था, उस समय होना चाहिए था, जो कि अभी जाके किया जा रहा है। एक लाइन से इस तरह से सजाया जा रहा है एफआईआर को, ताकि उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े जेल से बाहर आने के लिए। तो ये चीज तो झलकता है साफ सरकार के रवैये से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और सर आपसे गुजारिश है कि कल जैसे कि सुनवाई होने जा रही है, तो कल भी थोड़ा सा सुनवाई के दौरान जो भी चीज़ आएगी वो आप हमारे दर्शकों तक बताने का ज़रूर कष्ट करेंगे सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर।